देखिए, आज हम स्टार्ट जो कर रहे हैं टेस्ट सीरीज 12। इससे पहले 11 टेस्ट सीरीज हम लोग बना चुके हैं। अगर कोई डाउट और होगा तो अपने आपस में डिस्कशन कर लेंगे इसको लेके टॉपिक को। अब देखिए, इसके अंदर जो है मैं पीडीएफ से आपको ये करवा रहा हूँ अलग अलग गाइड से। अगर कोई भी ज़रूरत हो, कोई डिस्कशन आपको करना हो पीडीएफ की जरूरत हो तो मुझे बता देना आप। अब देखिए, एंटी अलाइजिंग इज इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट। मतलब ये क्वेश्चन जो है इसमें एंटी अलाइजिंग के बारे में पूछा हुआ है। एंटी अलाइजिंग जो है ये टॉपिक जो है मल्टीमीडिया का क्वेश्चन है और ये आपके वर्ड के अंदर भी एंटी अलाइजिंग होता है। तो ये पूछ रहा है कि आखिर उससे आपकी रीडेबिलिटी, जो टेक्स्ट की रीडेबिलिटी है वो कैसे बढ़ सकती है। जैसे कि आपके कर्निंग नाम से एक टॉपिक है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब इसमें पहला कहता है एलिमिनेशन ऑफ जैगी। मतलब जैगी जो है, जैसे एक एग्जांपल इसने बताया है कि उसका इस तरह से एलिमिनेशन करना। दूसरा कहते हैं स्पेसिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल कैरेक्टर। ये आपको कर्निंग नाम से एक वर्ड के अंदर ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ के अंदर। उसके अंदर दिया हुआ है कि एक अक्षर अगर दूसरे अक्षर के बीच में उनकी कर्निंग की वजह से, उनकी शेप की वजह से वो अगर एक दूसरे के अंदर आ गए तो उसकी शेप को कैसे सुधारा जा सकता है। तो वो सुधारने के लिए हम लोग उसके बीच में जो है स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। तो इसका जो रिजल्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर होगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कंसीडर ए सेट ऑफ एन टास्क विद नॉन रन टाइम्स R1 T1 R1 R2 Rn टू बी रन यूनिप्रोसेसर मशीन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विल रिजल्ट इन द मैक्सिमम थ्रूपुट। ये कहते हैं कि सबसे बढ़िया अगर रन टाइम्स है R1 R2 Rn है और यूनि प्रोसेसर मशीन पे रन हो रहे हैं जो एक एक करके एक को रन कर सकता है, तो ये कह रहा है कि इस शेड्यूलिंग में सबसे बढ़िया आउटपुट देने वाली शेड्यूलिंग कौन सी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप ये समझे कि इसके अंदर आपको सारे ओएस के सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होता है वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करता है, लेकिन अगर यूनि प्रोसेसर होता है तो वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता। इसी तरह से राउंड रोबिन है, वो भी एक एक करके प्रोसेस करवाता है। FCFS 1 by 1 स्टार्ट रखेगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, यूनि प्रोसेसर मशीन है तो सबसे अच्छी एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की रहेगी, तो उसको हम लोग इसमें थ्रूपुट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन भी करके रखिएगा कि मैक्सिमम थ्रूपुट जो है वो किसका होता है, आपके शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का होता है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट कैन बी एम्बेडेड विद एन इंटरनेट डॉक्यूमेंट। ये कहता है कि सबसे बढ़िया कौन सा ग्राफिक्स फॉर्मेट होता है जो एम्बेडेड के अंदर, मतलब एक डॉक्यूमेंट अगर आप उसे एम्बेड करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो HTML तो जिसमें वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, दूसरे नंबर BMP है, तीसरे नंबर पे TIFF है, और एक GIF है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जो है। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने इससे पहले नहीं सुना है इसके बारे में, तो जब भी एम्बेडेड फॉर्मेट की अगर बात चलेगी तो यही फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ ASP। ASP एक्टिव सर्वर पेज प्रोग्रामिंग है जो कि .NET के अंदर होती है। अब ये कह रहा है कि आप उसमें वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। वैड जो होता है जावास्क्रिप्ट में किया जाता है, डिम करके आप लोग उसमें वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, डिम फॉर डायमेंशन के लिए होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विजुअल बेसिक मल्टीपल कंट्रोल ऑफ द सेम टाइप कैन बी grouped into an array in the same manner as a collection of data items such as grouping is known as। मतलब कहते हैं कि जो ग्रुप जो बनाया जाता है मल्टीपल कंट्रोल का, एक साथ में जो आप कलेक्शन जो बनाते हैं तो उसको आप लोग क्या कहते हैं। तो वो जो एरे जो है, इस तरह का एरे जो होता है वो कंट्रोल एरे कहलाता है। उसमें आप एक साथ में सारे जो है वैल्यू जो एक साथ में चेंज होते हैं। तो ये भी .NET का ही है, विजुअल बेसिक का क्वेश्चन है, VB का। और उसके बाद है कंसीडर टू डेटाबेस रिलेशन R and S। कंट्रोल एरे के बारे में और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप ये समझे कि मान लीजिए आपने 3 या 4 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं या 3 या 4 बटन लिए और आप सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी रखना चाहते हैं और उनका इंडेक्स नंबर बदलना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स 0, टेक्स्ट बॉक्स 1, इस तरह से उनको इंडेक्स के रूप में एक साथ प्रॉपर्टीज के रूप में कंट्रोल करना चाहते हैं, तब आप उपयोग लेते हैं कंट्रोल एरे का। 6 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर टू डेटाबेस रिलेशन R and S हैविंग 3 टपल
ये कहता है कि आर और एस दो रिलेशन है, रिलेशन मतलब हो गया आपके दो टेबल्स हो गई जिसमें 3 टपल है इन आर एंड 2 टपल्स है इन एस, मतलब 2 टपल तो आर के अंदर है और 3 टपल तो आर के अंदर है और 2 टपल जो है एस के अंदर है। तो ये कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल दैट कुड अपीयर इन द नेचुरल जॉइन, मतलब आर इंटू एस जब आप करोगे, जब क्रॉस करते हैं तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन करते हैं, मतलब ज्वाइनिंग का क्वेश्चन है। आपके आउटर ज्वाइन होता है, नेचुरल ज्वाइन होता है, थीटा ज्वाइन होता है, उसका क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो आप ये समझिए कि जब उसका कॉम्बिनेशन जब बनाया जाता है, क्योंकि एक में 3 टपल है एक में 2 टपल है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो बनता है वो 3 और 2 टोटल 5 का कॉम्बिनेशन बनता है। जबकि इसी प्रकार से ये बाकी ज्वाइन में होता है, जबकि क्रॉस ज्वाइन में जो कॉम्बिनेशन है वो 3 इंटू 2 का होता है, मतलब सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें जुड़ के ही आता है, क्योंकि जो रिपीटिंग कॉलम होते हैं वो ये हटा देता है। तो ये नेचुरल ज्वाइन का है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको जोड़ के आपको आउटपुट इसका देना है। उसके बाद ये कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ईमेल मैसेज फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। अगर मेल को अगर आप भेजना चाहते हैं तो देखो, वेबसाइट खोलना हो तो HTTP, डाउनलोड अपलोडिंग के लिए FTP, मेल भेजने के लिए आप किसका यूज करते हैं, SMTP का उपयोग लिया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखिए आप, OLE ए माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी। OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, काफी पेपरों में पूछा जाता है। OLE मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, नोट डाउन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी OLE होता है, कहीं पे भी हो तो इसकी फुल फॉर्म यही होती है कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आपके पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, किसी एक चीज को आप दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में अगर यूज करना चाहते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब्स इन जनरल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी सॉल्व यूजिंग। ये कह रहा है कि ब्लॉकेज जो बन रहा है लो प्रायोरिटी जॉब के कारण, जो ग्रुप जो बन रहा है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से ऐसा कौन सा तरीका है। तो देखो, होता क्या है कि जैसे जैसे जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस होते हैं वो धीरे धीरे उनका नंबर आता नहीं है, क्योंकि आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग या कोई और भी कोई शेड्यूलिंग आप यूज करते हो, प्रिमिटिव अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसेप्ट चल रहा है तो धीरे धीरे उनका नंबर जो है वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और पीछे की तरफ जाने की वजह से वो एक तरह से एजिंग में चला जाता है। तो आप उनका एजिंग नंबर दे सकते हैं। एजिंग नंबर देने से आपको ये पता लग जाएगा कि कितनी बार उसको छोड़ा गया है, कितनी बार उसको शामिल नहीं किया गया है, तो आप उसकी धीरे धीरे प्रायोरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एजिंग होता है कि जितनी बार आप उसको OS के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं लेस प्रायोरिटी के कारण, या जैसे मान लो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट जॉब के कारण, तो वो एजिंग में धीरे धीरे जुड़ता जाता है, क्योंकि उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। अब देखो ये कह रहा है व्हाट रिजल्ट सेट इज रिटर्न फ्रॉम द SQL क्वेरी, फ्रॉम द SQL क्वेरी। अब देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि सेलेक्ट कस्टमर नेम टेलीफोन, मतलब 2 चीजें देखने को कह रहा है, और वेयर सिटी इन, जयपुर भी है, दिल्ली है, आगरा है। तो सिंपल सी बात है, कस्टमर का नाम ये शो करवा रहा है, कस्टमर नेम ऑफ ऑल कस्टमर हु आर नॉट लिविंग इन जयपुर दिल्ली, नॉट लिविंग नहीं कह रहा है ये, द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर, नहीं सबकी कस्टमर की बात नहीं कर रहा है, द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर लिविंग इन आइदर जयपुर, दिल्ली और आगरा। इनका मतलब यही होता है क्या तीनों में से कहीं एक पॉसिबिलिटी है क्या, तब हम उस ऑप्शन को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। नहीं कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, DS के क्वेश्चन है, मैंने आपको काफी स्टैक के ट्री के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। तो आपको पता है कि हम लोग जो बेस्ट अगर बात करते हैं तो ट्री से भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, स्टैक से भी कर सकते हैं, लेकिन आप नोट डाउन कीजिएगा कि अगर आप बात करते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के सुटेबल की बात करते हैं तो वो स्टैक होगा। ट्री से भी सॉल्व होता है, स्टैक से भी सॉल्व होता है, बट बेटर होता है स्टैक। 12 नंबर देखिए, द मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज, ऊप्स जो प्रोग्रामिंग होती है उसका मेजर गोल क्या होता है। भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें पता है बॉटम अप प्रोग्रामिंग होती है, स्पीड का मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है कि स्पीड का मैटर नहीं करता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करे ये कोई इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं शामिल होता है।
मैन जो है OOP जब प्रोग्रामिंग की बात की जाती है, जैसे मैंने नोट्स में भी आपको बताया था, तो वो इनहेरिटेंस की बातें कर रहा होता है। रीयूजेबिलिटी मैन फैक्टर करती है ताकि हमें सेम जो मेथड है वो हमें बार बार यूज ना करना पड़े, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, तो ये इसका मेन कंसेप्ट है। अब देखिए 30 नंबर की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन ASP। ASP में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो आपको पता होगा कि हम लोग जो है जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज ASP एक्टिव सर्वर पेज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का आपका टॉपिक है, और उसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो आखिर ये पूछ रहा है कि उसमें कौन सी ASP के साथ स्क्रिप्ट लैंग्वेज, दो तरह की होती है, एक जावा स्क्रिप्ट होती है और एक VB स्क्रिप्ट भी होती है। लेकिन कई जगह HTML को भी स्क्रिप्ट लैंग्वेज माना जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग HTML कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ASP जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो उसके साथ VB स्क्रिप्ट यूज की जाती है। और कई जगह इसका आंसर HTML भी दिया हुआ रहता है, क्योंकि उसको कई जगह डिफॉल्ट स्क्रिप्ट मान लेते हैं, लेकिन इसका आंसर, सही आंसर VB स्क्रिप्ट रहेगा। 40 नंबर देखिए, व्हाट इज द बिट रेट ऑफ ट्रांसपेरेंट अनकंप्रेस्ड 800 into 600 पिक्सल कलर फ्रेम विद 8 बिट्स पिक्सल एट 40 फ्रेम। तो इसमें आपको इसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका पर्टिकुलर फार्मूले के साथ हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तभी इसका आंसर जो है वो इसका 4 नंबर इसका आंसर आपका रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, ये तो हमारे सब तरह का कॉम्बिनेशन आ गया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपके हैं DBMS के क्वेश्चन है, तो प्योर DBMS के क्वेश्चन है सारे के सारे, हम इस पे डिस्कस करते हैं। ये देखिए DBMS के जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है 50 नंबर, इसने पूछा व्हेन मैपिंग ए सुपर टाइप एंड सब टाइप रिलेशनशिप। देखो ऊप्स का कंसेप्ट है DBMS के अंदर, मैंने उसे सुपर क्लास सब क्लास करके आपको बताया है। कह रहा है कि वो जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो सुपर जो क्लास होती है वो हमेशा प्राइमरी की रखती है, और वो प्राइमरी की सब टाइप के द्वारा यूज होती है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी के अंदर भी यही सेम कंसेप्ट होता है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है वो प्राइमरी की रखती है और वीक एंटिटी प्राइमरी की नहीं रखती। 16 नंबर है, इज ए यूटिलिटी टू कैप्चर ए कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ सर्वर एक्टिविटी एंड प्रोवाइड ऑडिट कैपेबिलिटी। मतलब कह रहा है कि इसमें से लगातार रिकॉर्ड को प्राप्त करना सर्वर की एक्टिविटी का, और ऑडिट कैपेबिलिटी जो प्रोवाइड जो की जाती है वो इसमें से किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें SQL सर्वर प्रोफाइल होता है, वो तो डिटेल देने का काम करता है, और SQL सर्वर सर्विस मैनेजर, ये मुझे पता है कि आपके कहीं किसी नोट्स में नहीं होगा, तो आप इसको अब लिख के रख ले कि SQL सर्वर सर्विस मैनेजर जो है वो एक यूटिलिटी है जो कि सर्वर की एक्टिविटी और ऑडिटिंग मतलब ट्रांजैक्शन को चेक करने का काम वो ये करती है। तो MCQ क्यों किए जाते हैं कि भाई आपने नोट्स पढ़ लिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज आपके पास निकल के आए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरे नोट्स के अलावा केवल MCQ करें ताकि नई नई चीजें हम लोग नोट डाउन करते रहे। 70 नंबर क्वेश्चन देखे, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रू रिगार्डिंग नल वैल्यू। नल वैल्यू के बारे में आप क्या चीज ट्रू मानते हैं? नल क्या 0 के इक्वल होता है? नल 0 से कम होता है? नल 0 से बड़ा होता है? ना तो 0 से कम होता है ना 0 के बराबर होता है। नल जो है वो 0 भी नहीं होता है। नल अगर 0 ही होता तो DBMS में 0 ही लिख लेते। नल नॉट इक्वल टू 0 होता है। नल अपने आप में एक नल है, इसीलिए कोड रूल में कहा गया है आपके कि जहां पे वैल्यू डेटा एब्सेंट हो वहां पे आपको नल का उपयोग लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 80 नंबर, कहता है लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। लॉजिकल मतलब कंसेप्ट की बात आप कर रहे हो, और उसमें डेटाबेस इंस्टांस मतलब उसके जो ऑब्जेक्ट हो गए, और स्नैपशॉट हो गया उसकी जानकारी जो हो गई एक पर्टिकुलर स्क्रीन की, रिपोर्ट की, जिसको रिपोर्ट बोलते हैं हम लोग, और एक हो गया डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा नाम से एक टॉपिक है, आप DBMS के मेरे नोट्स में देखिएगा, उसे कहा हुआ है कि स्कीमा जो है वो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें सारे आपके फील्ड भी आते हैं, आपके डेटा टाइप भी आते हैं, साइज भी आते हैं, वो सब चीज़ें उसमें आती है। तो वो एक तरह से उसका लॉजिकल डिजाइन है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? C आपका आंसर हो जाएगा।
एंड ऑडिट ट्रेल। ऑडिट शब्द के बारे में एक बात पकड़ ले, एक एक चीज को चेक करना। जैसे कहते हैं ना कि अकाउंटिंग की ऑडिटिंग चल रही है, क्या होगा उसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग की बैकअप लेने के लिए आया है आपके वहां पे। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर की ऑडिट चलती है, सीए की ऑडिट चलती है, तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं, पूरी डिटेल आपकी उनको पास पता होती है कि आपने कहाँ कौन सा ट्रांजेक्शन किया है। तो आंसर बी हो जाएगा आपका। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्नैपशॉट ऑफ द डीटीए इज द डेटाबेस एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। ये देखो, ये नई चीज आई हुई है, डीबीएमएस के नोट्स में नहीं मिलेगी, अपने वाले बुक्स में भी बहुत कम है कि स्नैपशॉट वर्ड ये बार बार यूज भी कर रहा है कि आखिर स्नैपशॉट यूज कहाँ होता है। तो 20 नंबर आप ये देखें कि जो भी हमारे डेटाबेस के इंस्टांस होते हैं, मतलब जो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी हमारे रिकॉर्ड जो तैयार किए जाते हैं, वो उसके इंस्टांस होते हैं जो उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी रखते हैं एट ए टाइम पर्टिकुलर उस ग्रुप के लिए, वो एक डेटाबेस इंस्टांस होता है। तो वो किससे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? वो रिकॉग्नाइज डेटाबेस इंस्टांस से किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को, लिख ले कि डेटाबेस इंस्टांस जो है वो उस इंस्टेंट, उस समय के लिए आपको जानकारी देता है, स्नैपशॉट देता है। 21 जो है विच कैन बी यूज टू डिलीट ऑल रो इफ ए टेबल। कहता है सारे रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना हो तो ये तो बहुत बेसिक क्वेरी है, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखे सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। क्वेरी पढ़नी ही पड़ेगी आपको। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन अप्रोच टू स्टैंडर्डाइजेशन स्टोरिंग ऑफ डेटा इज। ये कह रहा है कि आखिर डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे बढ़िया अप्रोच कौन सी है? 22 नंबर। तो 22 नंबर जो है वो आपका है MIS, तो मैनेजमेंट का काम करता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इफ एल्स हो गया, लूप हो गया, उस तरह की चीजें आप कंसेप्ट अगर यूज करते हैं तो वो आती है। ये आपने पहली बार सुना होगा, नेट पे आप इसको जरूर सर्च कीजिएगा, कोडासिल स्पेसिफिकेशन। इसमें ये सारा उसका स्टैंडर्ड जो है वो उसमें स्टोर रहता है, उसकी अप्रोच होती है, पूरी जानकारी उसके बारे में होती है कि डेटा को किस प्रकार से आपको स्टोर करवाना है। नेक्स्ट देखें आपका 23 नंबर, कहते हैं प्रिमिटिव ऑपरेशन कॉमन टू ऑल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड। जो प्रिमिटिव ऑपरेशन है, जो भी आप कर रहे हो, प्राइमरी ऑपरेशन जो कर रहे हो सभी रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए, उसमें आप किसको, जो कॉमन टू ऑल रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए वो क्या चीज है जो कॉमन रहेगी उनके लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? जो प्रिमिटिव ऑपरेशन है वो हमारा कहलाता है लुकअप। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स में आप नोट डाउन कीजिए कि प्रिमिटिव ऑपरेशन सभी रिकॉर्ड के लिए जो कॉमन रखा जाता है ताकि रिकॉर्ड को मैनेज किया जा सके। इसीलिए हम लोग MCQ करते हैं, चीजों को लिखने के लिए, समझने के लिए। अब देखिए 24 नंबर, ताकि वो पेपर में क्वेश्चन आए तो हमें दिक्कत ना आए। 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन कौन सा नहीं है? सेलेक्ट नहीं है, जो अकेला लिखा जा सकता है, सेलेक्ट के साथ कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, प्रोजेक्ट में भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, रीनेम में भी कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ता है। यूनियन जो है वो दो क्वेरी के बीच में लिखा जाता है, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, तो ये जो है यूनियन जो है वो यूनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट यूनरी ऑपरेशन। बस यही बात है कि एक सिंगल लाइन के लिए काम करता है, ये भी सिंगल लाइन के लिए काम करता है, ये भी सिंगल लाइन के लिए काम करता है। यूनियन जो होता है वो दो क्वेरी के बीच में लिखा जाता है, तो नॉट ए यूनरी ऑपरेशन। उसके बाद देखिए 24 के बाद 25 है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अब अपोजिट पूछ रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन कौन सा नहीं है, तो आपके जो है बाइनरी ऑपरेशन यूनियन दो के बीच में काम करता है, आपको पता ही है, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया है। सेट डिफरेंस दो के बीच में काम करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन, ये प्रोजेक्ट ही है जो बाइनरी नहीं है, जो यूनरी है। अभी 2 मिनट, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते, अगर एक क्वेश्चन करोगे तो दूसरे क्वेश्चन पे समझ आ ही जाएगा। 26 नंबर कहता है द प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक और नॉट नल। अगर यही नहीं पता है तो फिर तैयारी करने का मतलब ही नहीं है। डीबीएमएस में रेगुलर मैं ये चीज दोहराता हूं आपको, तो बोथ A एंड B इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारे इंटरनेट के क्वेश्चन है 27 नंबर से। अब ईमेल स्टैंड्स फॉर, 27 नंबर क्वेश्चन है,
अब ईमेल का नहीं पता है आपको कि उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन है, अच्छे इजी इंटरनेट के क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद में 29 नंबर द लेटेस्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक, फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी आप लोग कर सकते हैं, आप एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग भी मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। और इसके अंदर ये पूछ रहा है कि लेटेस्ट तरीका भी कौन सा चल रहा है, तो ये थोड़ा सा हटके है कि ये DPSK जो है वो अभी लेटेस्ट डेटा का मॉडर्न तरीका है, मॉड्यूलेशन करने का तरीका है। उसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी में आप लोग चेंज करते हैं, कहीं आप एम्पलीट्यूड में कहीं चेंज करते हैं, कहीं कोडिंग में आप लोग चेंज करते हैं, कहीं एंगल में आप लोग चेंज करते हैं, ताकि डेटा का जो कोडिंग को डिकोडिंग करना, मतलब मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन करने का जो काम है वो ये किया जा सकता है। तो आप ये लिख के रख लेंगे भी लेटेस्ट मॉड्यूलेशन तकनीक जो है वो DPSK है। और इसके अलावा इसके बारे में और एक्स्ट्रा जो भी जानकारी है वो भी आप जरूर नेट से सर्च करें तो बढ़िया रहेगा। अब देखिए 30 नंबर, DTE इज पॉपुलरली नॉन एज डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। याद कर ले, फुल फॉर्म की तो आदत ही डालने की भी, नेटवर्किंग में फुल फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहती है, हर एक सब्जेक्ट में रहती है। जो टर्मिनल पे जो भी हमारे इक्विपमेंट जुड़े होते हैं वो सब DTE कहलाते हैं। उसके बाद कहता है कि सिग्नल थ्रू ए कंप्यूटर आर, ये कहता है कि सिग्नल एक कंप्यूटर के द्वारा जब आप थ्रू पास होते हैं तब आप उसको क्या कहते हैं। तो 31 का जो आंसर जो है उसको डिस्क्रीट जो फॉर्मेट होता है वो यूज होता है। देखो कंटिन्यूअस जो होते हैं वो होते हैं एनालॉग फॉर्मेट होता है, जो टेलीफोन सिग्नल जो हम टेलीफोन लाइनें जो यूज करते हैं वहां कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, लेकिन नेटवर्किंग के अंदर हमेशा पैकेट के रूप में डेटा जाता है तो वो हमेशा डिस्क्रीट फॉर्मेट ही होता है। 32 नंबर की बात करते हैं, मैसेज आर ट्रांसफर्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू। अगर आप मैसेज भेज रहे हैं तो मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग नाम सुना होगा आपने। तो एक बेसिक सी बात यही है कि जब आप टेलीफोन लाइन का यूज करते हैं तो सर्किट स्विचिंग होती है, और अगर आप मैसेज के रूप में छोटे छोटे पैकेट के रूप में भेजते हैं, जैसे अभी 2 मिनट पहले मैंने ऊपर बताया था आपको, तब उसको मैसेज स्विचिंग कहा जाता है। और तब उसको पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। और जो हम लोग एक पूरा पर्टिकुलर मैसेज जो भेजते हैं उसको मैसेज स्विचिंग कहते हैं। तो जब भी हम लोग डेटा को भेजते हैं इसके अंदर, नेट के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क है, तो हमेशा पैकेट के रूप में भेजा जाता है, तो वो पैकेट स्विचिंग ही इसका आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया बता रखा है, उस पर यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने आपके बना रखे हैं। तो उसमें देखिए सिंपल सी बात है, वायर्स हो गए, वेव गाइड्स हो गए, कवर होता है, फाइबर ऑप्टिक का चैनल भी कवर होता है। लेजर बीम जो है वो कभी भी गाइडेड मीडिया नहीं होता है, क्योंकि इसको किसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। 34 नंबर होता है कि सिग्नल्स दैट इन्वॉल्व ह्यूमन कम्युनिकेशन आर जनरली, जो हम लोग जो बातें जो करते हैं वो हम लोग किस पे करते हैं, हम लोग एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं। बेसिक सी बात अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताई है, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं सी लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, चेक करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट विच वन ऑफ द अल्टरनेटिव इज करेक्ट। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो सही है। आपने इसने गलती का कह रहा है कि स्टेटस बराबर क्या आना चाहिए, बैलेंस क्या 1000 से ज़्यादा है क्या, या 1000 के इक्वल है। तो वो सिंपल सी बात है, अगर ये बात ट्रू होती है तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ये इसमें असाइन होगा, और अगर ये बात गलत होती है तो ये चीज़ असाइन होगी। तो सिंपल सी बात है कि ये बात सही है तो आपका स्टेटस असाइन हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर ये भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है प्रोग्रामिंग सीखने का ही। फिर नेक्स्ट है 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इसने कहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट आफ्टर द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट। अगर कोई ये प्रोग्राम चलता है तो काउंट बराबर 1 है, और डिजिट जो है वो 0 से 9 तक चलेगी। काउंटर एक एक करके बढ़ रहा है तो प्रिंट हो रहा है, तो डिजिट भी 9 तक चलेगा, तो काउंटर भी 9 तक चलेगा। बस दिक्कत ये है कि काउंटर 1 से स्टार्ट हो रहा है और प्लस प्लस करके स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये देख लो कि वो कहाँ पर ख़त्म होगा, वो 9 पे ख़त्म नहीं होगा। 9 पे तो ये डिजिट ख़त्म होएगी, लेकिन वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो कहाँ ख़त्म होएगा, 10 पे ख़त्म होगा। वो ट्रिकी और इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दमदार क्वेश्चन नहीं है। 37 क्वेश्चन देखे, ये कहता है कि सम इंडेक्स सम बराबर 1, इंडेक्स बराबर 9। इस बार लूप चला है इंडेक्स का 9 तक, मतलब कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, लेकिन डू वाइल लूप के बारे में आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए
कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लूप जो है वो मतलब आपका एक बार कम से कम अवश्य चलता है। तो इसका मतलब ये एक बार अवश्य चलेगा। प्रिंट क्या करा रहा है वो देख लेते हैं। इसने इसकी वैल्यू पूछी है, वैल्यू ऑफ सम की वैल्यू पूछ रहा है। तो इंडेक्स की वैल्यू 9 है, 9 में से एक कम करेगा तो कितना हो जाएगा 8। 8 को मल्टीप्लाई करेगा, नहीं 2 इंटू सम कर रहा है, सम की वैल्यू 1 है और 1 सम 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। सिंपल है। तो लेकिन इसमें दिक्कत जो आ रही है वो हमें ये देखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि 2 इंटू सम की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो सम का रिजल्ट जो है वो 2 आ जाएगा इसका आंसर। अब 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल बी प्रिंटफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, कितनी बार इससे प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा। एन की वैल्यू जो है 10 है, 10 से छोटा ही नहीं है तो लूप के अंदर ही नहीं जाएगा, और जब लूप के अंदर ही नहीं जाएगा तो हेलो जो है वो प्रिंट होगा ही नहीं। अब इसने कहा है कि प्रिंटफ स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो एन की जो वैल्यू जो है 38। अब देखिए इसमें कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, 10 से छोटा है ही नहीं, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप अंदर जाएगा ही नहीं, और लूप अंदर जाएगा नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है वो नेवर आएगा। 39 नंबर देखते हैं। इफ द फॉलोइंग लूप नम बराबर 0 डू करके माइनस माइनस नम इन्होंने किया है, तो नम की वैल्यू माइनस माइनस होएगी, मतलब माइनस में चली जाएगी, और नम प्लस प्लस कर रहे हैं आप वापस से, और नम को देख रहे हैं कि क्या वो 0 के इक्वल है क्या। देखो पहली बार 0 था तो -1 हुआ, और -1 हुआ तो -1 इसने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद नम प्लस प्लस हुआ तो वापस 0 हो गया, और 0 0 के इक्वल है, तो ये बात सही होगी। बात सही होगी तो लूप जो है वो लगातार चलता ही रहेगा, ठीक है, और इसका मतलब लूप जो है वो इनफाइनाइट चलेगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये कहते हैं व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ डिजिट। डिजिट की फाइनल वैल्यू क्या आएगी इसमें। डिजिट जो है वो 0 से 9 तक चल रहा है। डिजिट की वैल्यू को ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, और सिंपल सी बात है कि 0 से 9 तक चल रहा है और 2 इंटू डिजिट हो रहा है। अब 2 इंटू डिजिट जो है और साथ साथ माइनस माइनस डिजिट भी हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि 4 का कर्ली ब्रेसेस इसमें शुरू नहीं किया है। अगर 4 का कर्ली ब्रेसेस ही शुरू नहीं किया तो डिजिट जो है वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंट इसके अंदर हो जाएगी। तो 40 नंबर जो है 40 नंबर जो क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए सिंपल सी बात है, डिजिट की लास्ट वैल्यू पूछ रहा है, डिजिट 0 है, 0 से 9 लिखा हुआ है, तो 9 पर तो रुकेगा नहीं। हमेशा ध्यान रखना है कि लूप से बाहर निकलने के लिए 9 के बदले ये 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो डिजिट की वैल्यू जरूर 10 होगी। अब ये पूछ रहा है फाइनल वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। 20 में से एक कम हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू इसकी 19 आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो C++ के प्रोग्राम है, वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है C++ के प्रोग्राम में, इसने कहा है कि C++ प्रोग्राम का आउटपुट बताए। जैसे आपने लिखा हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम क्लास एम्प्टी, इसको खाली छोड़ दिया आपने, साइज ऑफ करके आप एम्प्टी को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। अगर किसी भी क्लास को आप इस तरह से प्रिंट करवाते हैं तो उसके साइज में कुछ भी नहीं आएगा, तो एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी जो कि कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 0 नहीं आएगी। तो साइज ऑफ एम्प्टी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 42 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सा स्वतः ही प्रत्येक क्लास में जुड़ जाता है। C++ के क्वेश्चन शुरू हो गए। पहले वाले जो थे क्वेश्चन C के थे, ये C++ के हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः ही प्रत्येक क्लास में जुड़ जाता है यदि हम अपना स्वयं का नहीं लिखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जब आप खुद नहीं लिखोगे तो वो अपने आप उसके अंदर जुड़ जाएगा। तो अपने आप होता है, एक तरह से बात किसकी कर रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये इन्वॉकिंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो इन्वॉकिंग ऑब्जेक्ट जो होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी आप ऑब्जेक्ट को जब आप पास कराते हैं तो अपने आप ही उसकी वैल्यू को असाइन कर देता है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी ऑब्जेक्ट के साथ ऑटोमेटिकली काम करता है, और कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर भी ऑटोमेटिकली इसी तरह से जो है वो कॉल हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
उसके बाद देखें 43 नंबर जो है क्लास पॉइंट करके आपने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और आपने यहाँ पर पॉइंट के साथ T1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो पॉइंट के साथ T1 नाम का आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऊपर वो कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, और कॉल होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि उसको आपने पब्लिक टाइप का डिक्लेयर नहीं किया है तो उसमें क्या आएगी, कंपाइलर एरर आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें 43 के बाद 44, ये कहता है कि आपने पॉइंट नाम का फिर वापस से वही सेम एक T1 लिया है और एक पॉइंटर टाइप का T2 ऑब्जेक्ट लिया है। अब ये पूछ रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाते हैं तब उसका आंसर क्या आएगा। तो ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर जो है, तो इसमें इन्होंने देखो पब्लिक लगा दिया तो सिंपल सी बात है कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक डेटा जो है वो बाहर एक्सेस हो सकता है। अब 45 नंबर देखे, प्रोग्राम का आउटपुट बताए। सिंपल इंट x आपने ले लिया और x जो है उसके साथ a नाम का ऑब्जेक्ट बना के आपने 10 वैल्यू दी। अब ये पूछ रहा है कि x b बराबर आपने a लिख दिया तो वो a की जो वैल्यू है वो किस में जाएगी, b में जाएगी क्या, ये पूछ रहा है। उसके बाद में a डॉट x अगर आप प्रिंट करवाते हैं, मतलब a डॉट x, a जो ऑब्जेक्ट है वो अगर x को प्रिंट करवाएगा तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा या नहीं होगा। तो पता ही है कि यहाँ a डॉट x करोगे तब भी प्रिंट हो जाएगा और b डॉट x करोगे तब भी प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट अपनी वैल्यू इसको असाइन कर देगा। तो a के जो 10 है, पहली वैल्यू पहले में लेता है, दूसरी वैल्यू दूसरे में लेता है। इस तरह से अगर आप कर्ली ब्रेसेस बना के वैल्यू देते हैं तो a डॉट x की भी वैल्यू 10 आएगी और b डॉट x की वैल्यू भी 10 ही आएगी। अब आपके सामने ds के क्वेश्चन है, उसको देखें डेटा स्ट्रक्चर के। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ds के क्वेश्चन में 46 नंबर में, इसने कहा है कि निम्न से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का प्रकार कौन सा है। तो लीनियर डेटा तो सारे ही है, एरे भी है, लिंक लिस्ट भी है, स्टैक भी है, एक ही दिशा में काम करता है तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही होंगे। 47 नंबर देखो, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री और ग्राफ होते हैं, लेकिन साथ में सेट भी हो गया है तो वो भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को नॉन प्रिमिटिव मानते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लेना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव करके इन्होंने डिवाइड कर रखा है, तो लीनियर को नॉन प्रिमिटिव मान रखा है। अब 49 नंबर देखें, किस प्रकार के डेटा टाइप में क्लाइंट को केवल इंटरफेस दिखता है लेकिन इंटरनल वर्किंग नहीं दिखाई देती। ये एक बेसिक सी बात है, जब हम ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें हम लोग एडीटी पढ़ते हैं, उसमें यही कहा जाता है कि हमें काम से मतलब है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि उस काम को कैसे किया गया है, और वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहलाता है, एडीटी। उसके बाद 50 नंबर होता है, निम्न से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन की अगर बात करें तो सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन चारों ही इसके ऑपरेशन है। 51 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कौन सी सर्चिंग का एल्गोरिथम है, तो लीनियर सर्चिंग हमारी क्या है, सर्चिंग के एल्गोरिथम का प्रकार है, लीनियर सर्चिंग भी है। और तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, इसमें आपका आंसर क्या हो गया, लीनियर सर्च हो गया। निम्न से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन नहीं है, मतलब डीएस में ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो नहीं किया जाता है, इंसर्शन, सॉर्टिंग, डिलीशन, जंपिंग नाम का कोई ऑपरेशन हमारा डीएस के अंदर आप लोग नहीं पढ़ेंगे कभी भी। 53 नंबर की बात करते हैं, डेटा को विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, उसको अरेंज करने की जो प्रक्रिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है डीएस के। ये भी गलत अगर आप कर रहे हो तो फिर मतलब ही नहीं, एकदम नहीं पढ़ के जाओ तो भी ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 53 का बी होगा आपका, मतलब सॉर्टिंग हो गया आपका 54 का। और इसी तरह से वो सर्चिंग का फाइंड करने की प्रक्रिया आपकी सर्चिंग हो ही गई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज, सॉर्टिंग का प्रकार है। सॉर्टिंग के सारे प्रकार के नाम पूछ रहा है, तो आपको पता है सिलेक्शन, बबल, क्विक, ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये तो क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर पहले एक नंबर कम आए हुए तो इस क्वेश्चन से हमारे कवर कर किए जा सकते हैं। 56 का एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल है, एल्गोरिथम जो है वो इस तरह से फ्लो चार्ट की तरह भी होता है, स्यूडो कोड की तरह से, मतलब ऑल ऑफ द अबव भी होगा। बाकी ये एल्गोरिथम एक जो है इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, लेकिन उसमें स्यूडो कोड भी लिखे जाते हैं। तो कई लोग इसको फ्लो चार्ट में शामिल कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऑल ऑफ द अबव टिक कर देते हैं अपने इसको
57 नंबर जो है डेटा स्ट्रक्चर में नए एलिमेंट को ऐड करना कहलाता है। जब आप नए एलिमेंट को ऐड करोगे तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन कहा जाता है, डेटा को इंसर्ट करना। उसके बाद देखें 58 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं प्रोसेस डेटा लिस्ट पर जाए सभी डेटा आइटम को एक्सेस कर प्रोसेस करना। मतलब पहले डेटा आइटम को प्राप्त करना है, फिर उसको हमें क्या करना है, एक्सेस करके उसको प्रोसेस करना है। तो 58 में ये जो तरीका जो है वो क्या कहलाता है, मर्जिंग कहलाता है। 59 में कह रहा है डेटा स्ट्रक्चर में उपस्थित एलिमेंट को हटाना। अगर डेटा को आप हटाने की बात करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिलीशन, उसको डिलीट करना। एक प्रकार के दो डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट को जोड़कर नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना, मतलब जोड़ के नया बनाना मर्जिंग कहलाता है। तो बेसिक सी बात है, दो को मिला के आप अगर एक कर रहे हो तो मर्जिंग है। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। 60 परफॉर्मेंस के आधार पे एल्गोरिथम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पता ही है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखा है, स्पेस दे नहीं रखा। उसके बाद में 62 है, कहता है इंस्ट्रक्शन स्पेस किसे कहा जाता है। ये कहता है कि कांस्टेंट की वैल्यू को स्टोर करना, वेरिएबल के मान को स्टोर करना, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में स्पेस में उपयोग ली जाने वाली मेमोरी। मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरह हो गया एक तरह से, इंस्ट्रक्शन स्पेस कितनी मेमोरी वो यूज कर रहा है। 63 कांस्टेंट तथा वेरिएबल के मानों को स्टोर करने के लिए आवश्यक स्पेस है। जो आवश्यक स्पेस जो कांस्टेंट और वेरिएबल के लिए यूज होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना। वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, डेटा स्पेस कहलाता है, जो कांस्टेंट और वेरिएबल के लिए जो पर्टिकुलर यूज में आता है। 64 नंबर कहते हैं किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर लगातार मेमोरी स्थानों को स्टोर करता है। कंटिन्यूअस जो मेमोरी लेता है वो हमारा एक जैसा मेमोरी कौन लेता है, एरे ही लेता है। उसके बाद में कंटिन्यूअस स्टोर होता है, लोकेशन भी उसका कंटिन्यूअस होता है, जबकि लिंक लिस्ट का लोकेशन कंटिन्यूअस नहीं होता है। एरे जो है वो कंटिन्यूअस जो है मेमोरी लेने के काम में आता है। और 64 के बाद में अगर बात करें, क्योंकि क्यू और स्टैक जो है वो लिंक लिस्ट से भी बनाए जा सकते हैं। अब देखिए 65 की अगर हम लोग बात करें, कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया ही था, वो हमारे कौन से होते हैं, ट्री हो गए, ग्राफ हो गए, वो नॉन लीनियर है, बाकी सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। 66 की अगर बात करें, कौन सा इंटरनल सॉर्ट नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्ट, ये टॉपिक आप पढ़ने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि जरूरी हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो कह रहा है कि इंटरनल सॉर्ट नहीं है, कौन सा इंटरनल सॉर्ट नहीं है। तो 66 जो है वो इंटरनल सॉर्ट नहीं है, वो है मर्ज सॉर्ट। उसका क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी 60, ये तो हमारे क्वेश्चन में शामिल नहीं हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर की कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लेंगे, डेटा स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज नहीं है। तो सिंपल सी बात है, डेटा स्ट्रक्चर की खुद की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है, एक कंसेप्ट है। इसका आंसर सी होगा। अब देखिए ये तो हमारे डीएस के क्वेश्चन थे। इसमें आप लोग एक जरूर ध्यान रखना कि एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लो चार्ट तो फ्लो चार्ट ही होता है, वो अलग ही होता है, उसमें आंसर जो है सही नहीं बैठेगा ये। इसी तरह से आप अगर नए डेटा आइटम को एक्सेस करते हैं तो डेटा आइटम को प्राप्त करना जो है वो आपका ट्रैवर्सिंग कहलाता है, ना कि मर्जिंग कहलाएगा। मर्जिंग तो होता है दो डेटा स्ट्रक्चर को मिलाकर कोई नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका पूछ रहा है कि एसक्यूएल क्वेरी और मॉडिफिकेशन कमांड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एसक्यूएल क्वेरी और मॉडिफिकेशन जो कमांड है वो किस में शामिल होती है। तो मॉडिफिकेशन जो रिकॉर्ड से संबंधित कमांड होती है वो हमारी डीएमएल कहलाती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। 69 नंबर देखिए, कह रहा है प्राइमरी ऑथर ऑफ एचटीएम। ऑथर इसका तो आप याद ही कर ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, टिम बर्नर्ली। और उसके बाद 70 है, व्हाट टैग इज यूज फॉर एडिंग इमेज टू एचटीएमएल वेब डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल वेब डॉक्यूमेंट को जोड़ने के लिए आईएमजी टैग हम लोग यूज करते हैं। एचटीएमएल के टैग सारे आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 71 में कह रहा है कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये कह रहा है कि देयर शुड बी जीरो एरर होनी चाहिए। एरर तो देखो आपके नॉर्मल जिंदगी का एक पार्ट है, गलतियां करोगे तभी सुधारोगे, तो इसका आंसर सी होगा।
72 है द रूट टैग इन HTML, जो रूट होता है जहां से आप शुरुआत करते हैं वो हमेशा HTML टैग होता है। और उसके बाद 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड द इंटरनेट। ये पहले भी मेरे जो टेस्ट सीरीज थी उसमें आया था, आरपा नेट है जहां से हमारी स्टार्टिंग हुई थी। और उसके बाद में नेक्स्ट है 74, C++ का क्वेश्चन है। इसने से पूछा है कि इन कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट क्या है। फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास इज ऑलवेज ए मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन नहीं होता कभी फ्रेंड फंक्शन। वैल्यू ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर कांट बी मैनिपुलेटेड, क्यों बदल सकते हैं, कोई कांस्टेंट थोड़ी ना, ये कह रहा है स्टैटिक को बदल नहीं सकते हैं। सी कह रहा है स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस ओनली बाय स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ये कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल फंक्शन भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और कीवर्ड्स प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक में अपीयर इन एनी ऑर्डर एनी नंबर ऑफ टाइम, सही बात है कि प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है 75, किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस। इधर है कि करेक्टनेस और कंप्लीटनेस उसका ध्यान रखना, उसका करेक्ट है कंप्लीट है, उस चीज को हम लोग डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं, ना कि डेटा सिक्योरिटी कहते हैं।